बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लाहौर में तहरीक के अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की बड़ी बैठक। वो कहते थे ना, खिचड़ी खिचड़ी पकला वेल दस मान इकट्ठा हो रहा। वो देग तैयार है जनाब, मसाले पूरे हो गए हैं, उसमें पक गई है खिचड़ी मुकम्मल तौर पर। और दुआए खैर के लिए फिर जमीयत उलमा इस्लाम के वफद को अचानक इस्लामाबाद से लाहौर बुलाया गया। जनाब दवा शवा कर लिए, आखिरी जो फाइनल टचिंग होती है ना वो हो रही है। और ये मामला जो है ये कितने सिमतों में जायज़ा लिया गया तहरीक एतमाद के हवाले से, किस नहज पे ये मामला पहुंचा है, इस पर बात करेंगे। और फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब का दौरा रूस, क्या इमरान खान का DNA होगा वहाँ, ये बड़ी दिलचस्प खबर है। और अगर होगा तो फिर उसमें से क्या निकल सकता है, इस पर बात करेंगे। ये हंसी वाली खबर नहीं हैगी, ये सीरियस खबर है। तुम समझ रहे हो कि मैं शायद मजाक कर रहा। ये एसोसिएटेड प्रेस की खबर आ, बैन अवी खबर साधारा ओदी खबर है सर, ये मेरी खबर नहीं हैगी। बहरहाल थोड़ा मैं शेयर करांगा। लेकिन इससे पहले वही पैका वाला जो मामला बना हुआ है, साइबर क्राइम वाला कानून, पाकिस्तान की कोई NGO, कोई सिविल तंजीम, कोई वकला की एसोसिएशन, कोई कौंसल, अपोजिशन की तमाम जो जमातें हैं जो शामिल हैं अपोजिशन में, हिज़्ब इख्तिलाफ में, कोई एक जमात ऐसी नहीं है जिसने इस कानून को काला कानून कह के, बल्कि ड्रैकोलियन ला, ड्रैकोलाई खौफनाक कानून करार दे के मुस्तरद ना किया हो। बहरहाल वो मैंने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है कुछ बार एसोसिएशन के अहदेदारों ने, वो मुझे वो उसका कहा है कि यार गलती तेरी ठीक है कि खान साहब ने तो रोज़ाना एक ना एक फेक खबर देनी होती है, तो फिर ऐसा ना करें कि हम जनाब रोज़ाना हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त डाल दें उस फेक न्यूज़ की बुनियाद पर। हाँ, हाई कोर्ट तो याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, दो अदालतों में तो ये जो पैका का तरमीमी आर्डीनेंस है ये चैलेंज भी हो गया है। हो सकता है मज़ीद, जो ज़ाहिर सारी बार एसोसिएशंस ने कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, साफ़ी तंजीमों ने इस्लामाबाद में चैलेंज किया, तो फिर इसका कोई ना कोई नतीजा जो है अदालतों से लेने की कोशिश की जाएगी। अब ये अदालतों पर मुनहसर है। हम तो इसको गैर आइनी कहते हैं कि जनाब गैर आइनी है, और आइन के जो बुनियादी हकूक़ हमें दिए गए हैं और हमारे तफ़्वुज़ की रियासत ने यकीन दहानी करवाई है जो हमारे हकूक़ हैं उनके, तो ये उनके मुनाफी है। पर अब आते हैं जनाब खबर खान साहब का DNA। मसला ये है कि रूस में एक पॉलिसी, उनकी स्टेट पॉलिसी है कि पुतिन के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ जिन्होंने हाथ मिलाना है, उनके साथ मुआनका करना है, उनके साथ रहना है। तो जो PCR टेस्ट है कोरोना का, वो रूस कहता है कि हम खुद करेंगे, सानू ब्लड सिलट दो, या जो भी उनका तरीक़ाकार है, ब्लड का है, वो नाक वाला है, जो भी उनका तरीक़ाकार है, वो कहते हैं वो हम खुद करेंगे। और इससे वो कहते हैं जनाब DNA हासिल किया जा सकता है, फिर उसकी बुनियाद पे बहुत कुछ हो सकता है। वो हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, वो गए हुए हैं वहाँ रशिया में इमरान खान के दौरे की कवरेज के लिए। तो उनसे मैंने पूछा है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारा PCR टेस्ट हुआ है। अच्छा, ये अफसाना है, हकीकत है DNA वाला? रशिया के हवाले से जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ ये एक क्यास पाया जाता है कि वो कोरोना टेस्ट की आड़ में DNA हासिल करते हैं, कर सकते हैं या करते हैं। ये पिछले दिनों जो जर्मन चांसलर हैं ओलफ शोल्स और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं, उनका जो दौरा हुआ है रशिया का, उस हवाले से उनसे भी ये कहा गया था जनाब PCR करवाएं, PCR टेस्ट जो है हम खुद करेंगे। वो कहते हैं, रशियन कहते हैं कि जो दुनिया की बाकी लिबाटियाँ शबाटियाँ हैं ना, वो एम ही हैं, कुछ नहीं, जो हम टेस्ट करते हैं वही दुरुस्त है, ओके है। लेकिन वो दोनों जो थे, बल्कि फ्रांसीसी काम ने बाकायदा इस खदशे का इजहार किया प्रेस के सामने कि जनाब हमें खदशा है कि हमारे जो इमैनुअल मैक्रोन साहब हैं उनका DNA हासिल करके वो कुछ भी उससे वो ज़ाहिर है ब्लैकमेल कर सकते हैं, कुछ और हो सकता है।
और जो इंटेलिजेंस माहिरीन है उस रिपोर्ट के मुताबिक जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि डीएनए को बतौर हथियार जो है वो इस्तेमाल किया जाए, फ्रांसीसी हुकाम का ये खदशा है। और जब ये मुलाकातें हुई हैं चांसलर की, जर्मन चांसलर की और पुतिन की, तो वो कहते हैं कि दरमियान में एक लंबी जो संगमरमर की मेज़ थी वो रखी गई। दोनों ने हाथ भी नहीं मिलाया, दूर दूर रहे, काफ़ी दूर। और यही सूरत हाल जब उनकी थी फ्रांसीसी जो थे सदर उनकी, तो उनको भी ऐसे ही दूर रखा गया। दोनों ने ही अपना जो पीसीआर टेस्ट है वो देने से इनकार किया रशिया में। वजह उसकी वो यही कहते हैं कि डीएनए। अब डीएनए से होता क्या है, मुख्तलिफ माहिरीन जो हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स जो हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो हैं, उनके हवाले से उन्होंने ये कहा है, रिपोर्ट ये बताती है कि इससे डीएनए से क्लोन नहीं बन सकता। यानी इमरान खान दा एक मजीद इमरान खान पैदा और जिधर डोली भेड़ नहीं बना ली से उन्होंने यार पेड़ तो परेड, वो कहते हैं डीएनए से क्लोन नहीं बन सकता, स्कैंडल बन सकता है। अब डीएनए से ऐसी मालूमात हासिल हो सकती हैं जो शर्मिंदगी का बायस हो सकती हैं उस पर्सनैलिटी के लिए जिसका डीएनए लिया है उन्होंने और फिर टेस्ट किया और फिर उसका सारा आगा पीछा उन्होंने निकाल लिया है। तो ये मालूमात जो मिलती हैं डीएनए से ये शर्मिंदगी का बायस बन सकती हैं, ब्लैकमेल हो सकता है बंदा इसके ज़रिए, मुख्तलिफ बीमारियों का पता चल सकता है कि जिसको कौन सी बीमारियां हैं, कौन सा ख़तरा जो है मज़ीद इसको हो सकता है, कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, ये डीएनए से वो कहते हैं पता लग सकता है। और ये भी पता चल सकता है कि जनाब बंदा साहब जो साहब है जिनका डीएनए हुआ है ये कोई नशा नुशा भी करते हैं, अगर नशा करते हैं तो कितना करते हैं, कौन सा नशा करते हैं और क्या ये आदी हैं नशे के, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं डीएनए के हवाले से बात कर रहा हूँ कि डीएनए के तहत ये सारा कुछ हो सकता है। और वैसे वो ब्लैकमेल वाली जो बात है ये तो डिपेंड करता है बंदे पे जो कैसा। वो कहते हैं कि अहमद शेकारनो साहब जब गए हैं रशिया के दौरा पे तो उन्हें खूबसूरत ख़वातीन से लुभाया गया। उनके कमरे में जनाब उनके ऊपर 8-8, 10-10 ख़वातीन उनकी सर्विस पे मुकर्रर थी। इस दौरान खुफिया ने उनकी कोई तस्वीरें भी बना ली। और फिर इंडोनेशिया वाले अहमद शेकारनो, यार सारी दुनिया जानती है उन्होंने। अच्छा, जब जो अहमद शेकारनो साहब का दौरा हुआ ना ख़त्म, तो वो जनाब आगे इंटेलिजेंस वाले, रशिया वाले जो भी होते थे उस वक्त, यूएसएसआर होता था, तो वो उन्होंने जनाब उनको बातों बातों में बताने की कोशिश की, जनाब ऐसा है, ये देखे कुछ तस्वीरें हैं कुछ ऐसे ख़वातीन के हवाले से, आप ख़वातीन के जुर्म में बैठे हुए हैं, फ़लाँ है, ये है, वो है, तो ये तो बड़ी बेइज्जती। उनके ओ यार ये तस्वीरें मुझे दो, मैंने अपने मुल्क जाकर ये बतानी है, दिखानी है लोगों को। और वो कहते हैं आप इसको शाया करें यार, ये जो तस्वीरें हैं ना इनको छुपा के ना रखें, शाया करें इनको, ताकि मेरे अपने मुल्क में इंडोनेशिया में पता चले कि जनाब बाबा सा डैम ही नहीं हैगा, एक कोई इन बुढ़ा ना समझो। बहरहाल जो भी था उन्होंने ऐसा दबका मारा कि वो उल्टा पड़ गया उनको। वो मैंने तो तले बतले जान दो सर, ठीक है, ओके है, ओके ओके ओके, ये वो इस तरह की बातें सर। अब खान साहब का डीएनए वगैरह की जो बात है, हाँ उसने जो रिपोर्ट किया है एसोसिएटेड प्रेस ने, एपी ने, उन्होंने कहा है कि खान साहब का डीएनए वहाँ पे होता है या नहीं इसका उन तस्वीरों से पता चलेगा। यानी डीएनए का मतलब पीसीआर टेस्ट इनका हुआ है तो तस्वीरों से पता चलेगा। अगर ये हाथ मिलाते हैं व्लादिमीर पुतिन से या उनके साथ बैठे हुए हैं, करीब करीब हैं, मुआयना करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनका पीसीआर टेस्ट हुआ है। क्योंकि रशिया ने, वो कहते हैं कि वो वाइट हाउस में भी कोई शर्त है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। और लेकिन यहाँ इन्होंने, रशिया वालों ने रखा हुआ था ज़रूरी। अब ये पता नहीं जो जर्मनी के चांसलर थे उनके लिए था या सिर्फ फ्रांसीसी सदर के लिए था और ख़ान साहब को उससे वो इस्तिस्ना मिल जाता है। लेकिन एपी वाले ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर ख़ान साहब की तस्वीरें साथ हैं, हाथ मिला रहे हैं, टेबल छोटी है, जैसे वो लंबी टेबल जो संगमरमर की थी, बड़ी टेबल वो नहीं है, तो फिर समझने में ख़ान साहब दा हो गया पीसीआर। और पीसीआर के बाद वो कहते हैं क्या सराहियाँ कर रहे हैं, खदशात का इज़हार कर रहे हैं, जैसे कि फ्रांसीसी काम ने किया और जर्मन
जो हुकाम थे उन्होंने कियास रैयां की कि हो सकता है ये DNA के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो मवाद जो कोरोना टेस्ट के नाम पे लिया जाता है। तो बहरहाल ये रियासतों की सतह पे शायद ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर है मगरबी जो है ममालिक, उनके अपने खदशात, अपनी सिक्योरिटी है। तो वो देखें खान साहब के साथ क्या होता है। अगर खान साहब का DNA हो जाता है और उसकी रिपोर्ट सामने आ जाए, वो तो फिर कमाल ही हो जाए। अच्छा, अब आते हैं जनाब, जो मैं कह रहा हूँ, देख पक गई है, खिचड़ी तैयार है, मसाले पूरे ने, दवाई खैर वो कह लें आपके दवाई कह लें, ख़त्म शरीफ कह लें के लिए मौलाना साहबान भी पहुंच गए हुए हैं। हुआ ये है कि आज मीटिंग थी बिलावल हाउस लाहौर में, जरदारी साहब और उनका वफद और नून लीग शहबाज शरीफ और उनका वफद। अब जो इतला है वो ये है कि वहाँ मीटिंग जो हुई है वो थे आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा ये बता दूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में नहीं थे, उनको स्पेशल बुलाया गया इस मीटिंग के लिए ख़ुसूसी हिदायत पे, ये मेरी इतला है। और फिर जो जनूबी पंजाब के उनके सदर हैं मखदूम अहमद महमूद साहब। अच्छा, अब महमूद जो मखदूम अहमद महमूद साहब हैं, इनको आप ये ना समझें कि सिर्फ इनके पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं, ये एक इलाकाई जो जनूबी पंजाब के सदर हैं, जो मरकज़ी लीडरों में जो इस तरह की मीटिंग्स होती हैं उनमें आम तौर पर शामिल नहीं होते हैं। इतला ये है मुबैना तौर पर कि मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी की नहीं बल्कि जहांगीर तरीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब उनके ज़ाहिर है वो ब्रदर इन लॉ हैं, तो वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मखदूम साहब वो जो बातें हुई थी ना मॉडल टाउन में उनके घर में, जो जहाँ शहबाज शरीफ साहब थे, मखदूम अहमद महमूद साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे, उससे अगली ये थोड़ी सी अगली बात है। और फिर वही राजा परवेज़ अशर साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जरदारी साहब, वो तो खैर हैं। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग के हैं वो शहबाज शरीफ के साथ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल। अच्छा, ये मीटिंग चल रही है, ये शेड्यूल में जो साफ़ियों को पता है उसके मुताबिक शेड्यूल में ये था कि जनाब इसके बाद कुछ मीटिंग्स होंगी मौलाना साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से। और फिर अचानक 8 साढ़े 8 बजे के बाद JUI का वफद जो है वो पहुंच जाता है बिलावल हाउस, और वो होते हैं जनाब मौलाना फजल रहमान के साहबजादे असद महमूद साहब और अकरम दुर्रानी साहब। अकरम दुर्रानी साहब जो चौधरियों के साथ मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी शरीक थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देख पक गई ये। वो कह रहे थे ना परवेज़ लाही साहब कि जनाब वो देखते पक लेंदे बोलते सामान इकट्ठा हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ देख पक गया, मसाला मसुला पा देता। तो दवाई खैर भी ज़ाहिर है ज़रूरी होती है जनाब, तो उसके लिए मुल्ला साहबान जो हैं वो पहुँच गए हैं। और ये काम जो है ये मेरी इतला के मुताबिक कोई 100% तक पहुँच गया है। जब थे ना परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुआख़ज़े की तहरीक की बात कर रहे थे जरदारी साहब, तो उन्होंने तमाम जितने भी कार्नर्स थे उनको टच करने के बाद मुआख़ज़े का डोल डाला था। इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। और एक और मज़े की बात कि 58(2)B का जो इख्तियार था असम्बली तहलील करने का, वो अभी तक आइन में मौजूद था और परवेज़ मुशर्रफ को ये इख्तियार हासिल था कि वो असम्बली तहलील कर दे। लेकिन फिर भी कुछ इस अंदाज में घेरा डाला गया कि उन्हें मुस्तफ़ी होके यहाँ से जाना पड़ा। और कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि वो डोगर साहब जो थे, अब्दुल हमीद डोगर, तो उनके साथ भी कमिटमेंट हो चुकी हुई थी कि अगर इसने असम्बली तोड़ी तो वो बहाल कर देगा। और मुशर्रफ साहब तक ये पैगामात जो थे वो पहुँच चुके हुए थे। अब सूरत ये है, बहुत सारी बातें मार्केट में हैं। एक ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर PTI के अरकान जो हैं वो इस्तीफ़े दे देते हैं और स्पीकर साहब जो हैं वो मंजूर नहीं करते तो फिर बड़ी बदमज़गी होगी, शर्मिंदगी होगी। मज़े की बात यह है कि आइन के आर्टिकल 64 के तहत इस्तीफ़े की मंजूरी का
कोई तसव्वुर ही नहीं है। अगर कोई रुकने असम्बली अपने हाथ से अपनी दस्तखती तहरीर के साथ अपने हाथ के साथ लिख दे मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, वजह लिखने की भी ज़रूरत नहीं, और स्पीकर को दे देते ये नहीं जी आप मैं मुस्तफ़ी हो गए, तो वो उसी वक्त उसकी सीट खाली हो जाएगी। ये लिखा हुआ है आइन के आर्टिकल 64 में कि यूं ही वो रिज़ाइन देगा उसकी सीट खाली हो जाएगी। ये बात एक हो गई, इसलिए ये डरने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर वो असम्बली के अंदर आके वो जो PTA वालों ने जाली इस्तीफ़े दिए थे ना, वो तो वे मुकर गए थे ना। सिर्फ जवेद हाशमी साहब एक कायम रहे थे कि मैंने इस्तीफ़ा दिया, बाकी तो मुकर गए थे सारे। वो जनाब वो दबाव के तहत पता नहीं किया, वो तो वैसे भी पूरी हुकूमत चाहती थी कि ना हो। तो यहाँ ये मसला नहीं होगा, अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो और उनके दस्तखत हैं तो ओके, वो हो गया। दूसरा जो अदम एतमाद वाली है, पंजाब वाली बात, वो मैंने पहले ज़िक्र किया है कि शुरू वो चाहते हैं कि वहाँ से हो, हाथी के पाँव में सबका पाँव, जो मैंने अर्ज़ किया था। खान साहब गए तो सब गए। दूसरी बात वहीं से शुरू हो, ताकि वो जो ग्रुप बंदियाँ ये वो खान साहब को पता ही ना चले कि इनके साथ हो क्या गया है, जैसे मुशर्रफ के साथ हुआ था। और जो मौलाना साहबान जो आए हैं वो इनको वो कहते ना वो आखिरी फाइनल टचिंग के लिए कि बस थोड़ा जा रह गया, बाकी मौलाना साहब ये मामला तय हो गए, तो ये हो गया कम तो रखना आप खुफिया, तो अचानक ही पानी है वारदात। और पीपल्स पार्टी को तो शुरू की ख्वाहिश थी। अच्छा, बिलावल साहब के हवाले से पेशावर से ये खबर थी कि जनाब नून लीग वाले अगर अदम एतमाद आती है तो नून लीग वाले अगली हुकूमत बनाएंगे। मैंने ये कह चुका हूँ बार बार कि ना नून लीग के फर्स्ट क्लास लीडर जो अव्वल दर्जे के हैं ऊपरी सतह के शहबाज शरीफ वगैरह, ना पीपल्स पार्टी के, वो नहीं बनाएंगे। अब जो शाद खान अब्बासी साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर अदम एतमाद हो जाता है तो नई हुकूमत बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ौरन इलेक्शन में चले जाएंगे। ये वो उन्होंने ये फरमाया है। और ये बात बिलावल साहब भी कह चुके हैं पेशावर में। उन्होंने बिलावल साहब ने कहा है कि अगर हम इमरान खान को, उनसे पूछा गया होगा कि जनाब आपका आइंदा वज़ीर आज़म फिर कौन होगा, एक तो उन्होंने नून लीग की बात कर दी। दूसरा जो उनसे पूछा उन्होंने कहा कि जनाब कि अगर हम नहीं वज़ीर आज़म नया मुंतखब कर सकेंगे तो फिर सदर के पास 58 के तहत ये इख्तियार होगा कि वो असम्बली तहलील कर दे, फिर इलेक्शन में चले जाएंगे। और फिर ये दूसरी बात, सिंध हुकूमत इनकी अपनी है, वो जब चाहे वज़ीर आला तहलील कर सकते हैं ना। यक वक्त पूरे मुल्क में इलेक्शन होना ज़रूरी भी नहीं होता। पंजाब इन्होंने ऐसे करा लेनी है क्योंकि PTI से ज़्यादा नून लीग के अरकान है पंजाब में, वो तो इन्होंने कोशिश नहीं की थी, वरना कोशिश करते 7-8 मेंबरान के साथ ये बना सकते थे। KP का एक मसला है, बलूचिस्तान वालों को मनाया जा सकता है। बहरहाल भारत में हर 2 माह बाद आप देखें कभी ना कभी किसी न किसी रियासत में इलेक्शन हो रहे होते हैं, सबाई इलेक्शन। तो यहाँ भी हो सकता है कोई ऐसा इशू नहीं कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन तमाम असम्बलियों के इलेक्शन हो रहे हो, नो प्रॉब्लम, नो ज़रूरी नहीं। बहरहाल फिर भी अगर इमरान खान गया तो बाकी फिर क्या रह जाएगा पीछे, कुछ नहीं रहना पीछे। अब वो एक साहब कह रहे थे जनाब के 94 आइन के आर्टिकल के तहत कि जब तक नया वज़ीर आज़म ना आ जाए, जानशीन उसका ना आ जाए, तो वो काम करते रहेंगे वज़ीर आज़म साहब। यानी कि जब इलेक्शन का मौका हो, केयर टेकर गवर्नमेंट बननी हो, तो जब तक नया ये 94 है अगर मामूल के मुताबिक हुकूमत जा रही हो। अदम एतमाद हो जाए आइन के आर्टिकल 95 के तहत, आप देख लीजिएगा, तो फिर यूं ही पास होती है तो वज़ीर आज़म साहब अपने ओहदे से फारिग महरूम हो जाते हैं फौरी तौर पर। और फिर वो 96 की बातें की जा रही हैं, बार बार लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कोई आइन खोल के पढ़ता क्यों नहीं है कि जनाब मुतबादल नाम देना पड़ेगा। जब आप अदम एतमाद लाएंगे तो एक नाम देंगे कि जनाब ये उनकी जगह हमारा वज़ीर आज़म, साथ ही वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाए। ऐसा नहीं है और ना 6 माह वाली शर्त है कि 6 माह तक दोबारा अदम एतमाद नहीं आ सकते। 96 तहलील हो चुका है आइन में, अब है ही नहीं, उसके आगे कांटा लगा हुआ है यार। 96 का आर्टिकल के तहत पता नहीं केड़ा आइन लेके बैठे रहे। और फिर वो दूसरा जो है ना आइन का आर्टिकल है 58, उसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ कि अगर अदम एतमाद होती है और नया वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो पाता 51% वाला जो फार्मूला है उसके तहत, तो फिर
आइन के आर्टिकल 48(2) के तहत सदर के पास को सवाबदीदी इख्तियारात हैं। तो ये सवाबदीदी इख्तियार जो है 58(2)B वाला, वो वाला जो असम्बली तहलील करने वाला, वो सदर के हाथ में चला जाएगा। और सदर अगर कोई बंदा, कोई MNA किसी को पार्लियामेंट या कौमी असम्बली मुंतखब नहीं कर पाती वज़ीर-ए-आज़म, तो फिर उन्हें असम्बली तहलील करनी पड़ेगी। असम्बली तहलील करने का इख्तियार है। बहरहाल मामला जो है वो पूरा पक्का हो गया है जो मैंने कहा। और वो एक साहब तो बता रहे थे हमारे दोस्त, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि जो जरदारी साहब का त्यारा है, खसूसी त्यारा, वो जमीयत उलमा इस्लाम वालों को, जो असद महमूद और अकरम दरानी साहब को इस्लामाबाद से लेके आए, क्योंकि इन्होंने कहा इस्लामाबाद में जो मरकज़ी शूरा वगैरह का सीनियर क़यादत का इजलास हो रहा था फजल रहमान साहब की क़यादत में, तो वो छोड़ के ये लोग आए हैं। और वहाँ फिर जब आए हैं तो उनका इस्तकबाल जो किया है वो उनकी टॉप लीडरशिप ने किया है। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने गेट में रिसीव किया है। वो फुटेज आप देख लें, दिखा देते हैं हम आपको। और फिर एहसन इकबाल साहब ने उनका इस्तकबाल किया है। खुशबाश, हादसे रुक नहीं रहे। वो देखे ना, हमजा भी गाने गा रहे आते, अज़मा भी गाने गा रही। बहरहाल अरे बड़े खुश ने, मामला कोई ज़्यादा ही मेरे ख्याल इन्हों की तवक्को तो पहलों मैंने पूरा होंदा नज़र आ रहा। खान साहब तुम जाओ रूस, सैर सुर करके आओ। DNA वाला मसला, DNA ने कोई जरा ना वो शर्मिंदगी का बायस ना कोई गल बन जाए यार। वो भी बड़े जड़े ना खराबी बड़ी करते हैं DNA वाले जड़े ना, वो एवं जाली जेली रिपोर्ट बना के। असी कड़ा मनना, अगर रिपोर्ट आ भी गई साड़ी को DNA दी शर्मिंदगी वाली, असी मनना ही नहीं। असी कहना सानू असी तो मवाद नहीं दिता। अच्छा, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए विला के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।